हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति के पार्ट 2 में हैं। मैं इससे पहले की कहानी में पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, तो आप पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगा। तो हमने क्रांति के कारण पढ़ चुके हैं, अब क्रांति की शुरुआत पढ़ते हैं। देखते हैं कि जनता में असंतोष तो बहुत पहले से ही है राजा के प्रति, परंतु अब बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ चुका है। लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए, जबकि हम देखते हैं प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। उसे प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए कर लगाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। और ये जो प्रतिनिधि सभा थी, ये एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। परंतु हम देखते हैं क्या 1614 में अंतिम बैठक बुलाई गई थी प्रतिनिधि सभा की, और अब इतने वर्षों के बाद लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई, जिसे ए स्टेट जनरल भी कहते हैं। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के महल को सजाया गया। हम देखते हैं कि फ्रांस पहले ही कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, और ऐसी शान शौकत बनाए रखना, महल को सजाना, दुनिया भर का खर्चा करना। और इस बैठक में पहले और दूसरे स्टेट 300-300 प्रतिनिधि भेजते हैं, जो कि आमने सामने की कतार में बैठे हुए हैं, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हैं। ये एक तरह से उनका अपमान है, जबकि हमने बताया कि जो तीसरा स्टेट है उसमें हर किस्म के लोग हैं, उसमें समृद्ध ऊंचे तबके के लोग भी है, व्यवसायी, व्यापारी, शिक्षित लोग भी हैं। अब इस स्टेट में जो मत देने का नियम है वह किस तरीके से है? इसके अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार है। एक मत होगा प्रथम स्टेट का, एक मत होगा द्वितीय स्टेट का, और एक मत होगा तृतीय स्टेट का। जबकि हम संख्या के लिहाज से देखें तो तीसरे स्टेट में संख्या लोगों की ज्यादा है, तो ये एक तरह से बेईमानी भी, गलत हुआ। परंतु इस बार तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी है कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा, जो कि एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। परंतु सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तीसरा स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर आ गए। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वे अपने को फ्रांसीसी राष्ट्र की आवाज मानते थे, और 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कसम ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेता कौन था? मिराबियो और आबेसिए ने उनका नेतृत्व किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, जो कि द्वितीय वर्ग होता है, और वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पत्रिका निकाली, बहुत जोरदार भाषण भी दिया। आबेसिए जो थे वह पादरी थे, और उन्होंने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक नाम से एक प्रचार पुस्तिका भी लिखी। तो इस तरह से हम देखते हैं इनका नेतृत्व बहुत उम्दा किस्म के व्यक्ति कर रहे हैं। अब जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप बनाने में व्यस्त है, उसी समय पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहा है। जैसे हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि वहां कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, फसल खराब हो गई है, पाव रोटी के दाम आसमान को छू रहे हैं, लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। गुस्साई औरतों की भीड़ दुकानों पर धावा बोल दिया है। जब खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है तो उन्होंने दुकानें लूटना शुरू कर दी है। 14 जुलाई 1789 के दिन बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई है कि जागीरों के मालिकों ने पैसा दे के लठेतों को बुलाया है, जो उनकी फसलों को तबाह कर देंगे। कई जिलों में भय फैल गया है, किलों पर आक्रमण कर दिया है। उन्होंने अन्न भंडार लूट लिए हैं, जो उनके लगान वाले कागजात थे उनको जला दिया है। कुलीन बड़ी संख्या में जागीर छोड़ के डर के मारे पड़ोसी देशों में जाकर छुप गए हैं। तो इस प्रकार लुई सोल्वे ने अपनी इस विद्रोही जनता की शक्ति का अनुमान लगा दिया है। अब उसे मजबूर होकर
नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली का गठन हो चुका है। 4 अगस्त सन 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना पड़ा। धार्मिक कर समाप्त हो गए। चर्च के पास जो भूमि थी वह जब्त कर दी गई। तो ये सब हमने पढ़ा कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ, नेशनल असेंबली का गठन हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। नेशनल असेंबली का गठन तो हो चुका है 1789 में, परंतु नेशनल असेंबली 1791 में उसने अपना संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया है। अब बच्चों, संवैधानिक राजतंत्र क्या है? संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजा तो होगा गद्दी पर अब उस पर संविधान का अंकुश होगा। अब वह अपनी मनमानी नहीं करेगा, उसे संविधान को मानना पड़े, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी। शक्ति को अब केंद्र में ना रख के शक्तियों को बांट दिया जाएगा विभिन्न संस्थाओं में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस तरीके से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई है। हम चित्र में देख ही रहे हैं किस तरीके से इसका गठन हुआ है। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है बच्चों। नेशनल असेंबली जो चुनी जाती है, अब इसमें फ्रांस के नागरिकों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। निष्क्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, इसमें पुरुष, महिला और कुछ बच्चे भी हैं, और सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार है, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले, केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया है जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में चुकाते हैं। बाकी सब निष्क्रिय नागरिक है। तो हम देखते हैं कि सक्रिय नागरिकों का एक समूह पहले निर्वाचक मंडल को चुनता है, फिर निर्वाचक मंडल असेंबली के सदस्यों को चुनता है, और असेंबली सम्राट और मंत्रियों पर नियंत्रण बनाए हुई है। अब सम्राट और मंत्री कार्यपालिका है, न्यायाधीश न्यायपालिका, और नेशनल असेंबली विधायिका, जिसे कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरीके से हम नेशनल असेंबली का गठन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कागजातों में से एक है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जिसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब बातों को रखा गया है। और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वे प्रत्येक नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन इसमें हमें एक कमी दिखती है इस घोषणा पत्र में। इस अधिकार के घोषणा पत्र में महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो हमने देखा फ्रांस कैसे संवैधानिक राजतंत्र बन चुका है। अब बच्चों, इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।